हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से जुड़ते जाएं, लाइव सेशन का मज़ा उठाएं, क्योंकि आज हमारा जो सीरीज़ है वो है आपकी 1500 प्लस क्वेश्चंस की पार्ट 4 लेके आए हैं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। ब्रीफ डिस्कशंस के साथ आपका डिस्कस रहेगा, जैसा आपने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा होगा। तो जल्दी से एक बार जो जुड़ गए हैं, अगर लिंक को शेयर ना कर पाए हो तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, और जो अभी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, या फिर अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तब लाइक कर दीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एनडीसी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये किस चीज़ से संबंधित है या इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना थी वो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो भारत सरकार के एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है, इसका संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, ना ही ये कोई संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ना ही कोई संवैधानिक निकाय है। आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसको जो योजना आयोग है, योजना आयोग की तर्ज के ऊपर इसको बनाया गया है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट है, जो आउटलाइन थी वो इसी के तहत तैयार की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पंचवर्षीय योजना है ये क्या होती थी, यानी कि 5 साल के अंदर जो योजना बनाई जाती थी वो आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो योजना बनाई जाती थी उनके बारे में है। सबसे पहले अगर पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। ठीक है, और इस तरह करती करती 1951 से ये 1956, 56 से 61, 61 से आपकी फिर 66 तक चली थी, और 66 से फिर आपकी 69 तक चली थी। ठीक है, इस तरह से आपकी ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम रहा था, तो लगभग आपकी ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। और अंतिम पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2012 से लेके 2017। उसके बाद से 2012 से 17 के बाद, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं भारत के अंदर नहीं हैं, तो इनको समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के अंदर इनकी जगह पे क्या है, एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है जो हर 3 साल के लिए होता है। अब उस एक्शन प्लान के रिगार्डिंग जो 3 साल के अंदर उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो आपका अगले 15 वर्ष तक तैयार किया गया है नीति आयोग की तर्ज पर। ठीक है, नीति आयोग की तर्ज पर। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग क्या करता था, इन पंचवर्षीय योजनाओं को देखभाल करता, इन पंचवर्षीय योजनाओं को देखता था। तो योजना आयोग जो था उसका गठन कब हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया भी था भाई, योजना जो आयोग है इसका गठन आपका सबसे पहले 1950 के अंदर किया गया था, योजना आयोग का गठन भी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको भी याद रखेंगे, योजना आयोग। और योजना आयोग की जगह पर ही आपने पता है भाई योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था, और जो नीति आयोग है इसका गठन आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग को समाप्त कब किया गया, ये 15 अगस्त 2014 को किया गया था। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त हो गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था योजना आयोग की तर्ज पर। और योजना आयोग हो, चाहे आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो, और चाहे आपका नीति आयोग हो, इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीएम। ठीक है, पीएम होता है। लेकिन हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसके जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं। अध्यक्ष तो इसका अध्यक्ष तो पीएम होगा, या प्रमुख भी कह सकते हो, एनडीसी का प्रमुख पीएम होता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जो भी आपके कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो आपके हैं, कैबिनेट मंत्री के अंदर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आपका जो रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, ठीक है, और वित्त मंत्री है। तो ये आपके जो 4 मंत्री हैं कैबिनेट, ये मुख्य रूप से इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के सीएम, ठीक है, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के जो भी सीएम होंगे वो भी आपके इस आयोग के सदस्य होंगे। ठीक है, और प्रशासक की अगर मैं बात करूं, सभी राज्यों के प्रशासक, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है केंद्र शासित प्रदेश की, अगर मैं बात करूं प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल,
ठीक है, जैसे चंडीगढ़ के वीपी बदनौर सिंह है, ठीक है, पुदुचेरी की आपकी आईपीएस किरण बेदी है। तो इस तरह से आप ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये भी इसी के सदस्यों के रूप में आते हैं। इसके अलावा कुछ योजना आयोग या नीति आयोग के सदस्यों को भी इसी के अंदर रखा गया है जो एनडीसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कार्यालय कुछ आपका इस तरह से काम करता है। आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं आपको, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना क्योंकि एक बार में ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1500 प्लस की ये टोटल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको 1500 के 1500 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन एक बार में ही दे देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सतर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अगर राष्ट्रीय सतर पर की राज्य सतर की बात की जाए तो राज्य सतर के ऊपर राज्यपाल करता है, और अगर राष्ट्रीय सतर पर बात करें तो राज्यपाल के जैसे आपका राज्यपाल किसके समकक्ष होता है, राष्ट्रपति के समकक्ष होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समकक्ष होता है राज्यपाल आपका। तो यानी कि सेंटर के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य के अंदर क्या करते हैं, राज्यपाल करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का आधार किसे है। तो नए राज्य के गठन की अगर मैं बात करूं या सीमा परिवर्तन का अधिकार की बात करूं तो ये है सिर्फ संसद को। इसके लिए आपने देखा भी होगा भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है। भाग 1 का अंदर क्या है, भाग 1 हमें साफ साफ ये बताता है कि नए राज्यों का उदय और नाम परिवर्तन, ठीक है। तो नए राज्यों के उदय के अंदर, नए राज्यों के गठन के अंदर और सीमा परिवर्तन के अंदर भाग 1 के अंदर वर्णन मिलता है। अगर आपसे आर्टिकल भी पूछा जाए थोड़ा सा डिटेल में तो अनुच्छेद 3 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि नए राज्यों का गठन हेतु एवं वर्तमान में जो राज्य हैं, ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात कर रहा हूँ मैं, नए राज्यों का गठन एवं वर्तमान में जो भी अक्षेत्र हैं उन अक्षेत्र के अधिकारों के अंदर परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन वो संसदीय विधि के द्वारा होगा। यानी कि जो संसद की विधि होगी संसद के द्वारा होगा। अक्षेत्र या सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है या नए राज्यों को सम्मिलित करना है, उनका गठन करना है, ठीक है। तो ये सारे आपके भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अंदर वर्णन मिलता है। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहें। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, जो नए जुड़ गए हैं उन सभी का भी स्वागत है। और जिसने अभी तक ये तीनों की तीनों वीडियो देखी हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि आप लोगों में से ऐसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक की पिछली 3 वीडियो देखी हैं लगातार की और आज ये चौथा सेशन देख रही हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट देख रहे हैं। कौन कौन हैं ऐसे जिन्होंने सभी की सभी आपकी अभी तक देखी हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो भारत के अंदर जो लोकसभा होती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति आपके इसको भंग करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा आर्टिकल 75 के अंदर क्या लिखा है भाई, जो भी आपकी मंत्री परिषद है, सामूहिक मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, जो भी मंत्री परिषद है वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर मान के चलो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है। आप देखो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, एक विश्वास प्रस्ताव होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव जो सरकार होती है वो लेके आती है और अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष होता है वो लेके आता है। अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा के अंदर पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो ठीक है। तो यानी कि जो भी आपकी लोकसभा है वो किसके द्वारा भंग होती है, प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति के अंदर है। देखो अगर संघ की कार्यपालिका पूछी जाए तो आपकी राष्ट्रपति में निहित है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की कार्यपालिका तो राज्य की कार्यपालिका किसके अंदर होगी, राष्ट्रपति का जैसे संघ में होता है उसी तरीके से राज्य के लिए राज्यपाल होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यानी कि गवर्नर के अंदर। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आपका बना है तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उसके बाद है नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की मैं बात करूं तो वो टाइम था आपका 3 अप्रैल 1952 का। यानी कि राज्यसभा का गठन पहले हुआ था और इसके ठीक 14 दिन के बाद, ठीक है, ठीक 14 दिन के बाद लोकसभा का गठन हुआ, लोकसभा का। तो 14 दिन कब बनते हैं, 3 और 4 7 और 10 यानी कि 17। तो 17 अप्रैल, ठीक है भाई, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। फिर अगर आपसे पूछा जाए भाई इन दोनों की बैठक कब हुई, या फिर आपसे पूछा जाए कि संसद की पहली बैठक कब हुई, तो संसद की पहली बैठक कब हुई, 13 मई को, ठीक है, 1952 में
13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या बता देता हूँ मैं, पहला एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ भाई। राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल को हुआ, लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल को, और संसद की पहली बैठक आपकी 13 मई को हुई। उसके बाद देखो राज्यसभा का प्राचीन नाम क्या है, इसको हम बोलते थे भाई काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा का प्राचीन नाम है। और अगर लोकसभा की पूछा जाए तो लोकसभा को बोला जाता था हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, COMMON, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स अभी वर्तमान में बोलते हैं इसको हाउस ऑफ पीपल्स, लेकिन पुराना नाम जो था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा का पुराना नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपने देखा होगा कोई भी सदन का सदस्य, कोई भी सदन है, जैसे चाहे लोकसभा है चाहे आपका राज्यसभा है, तो किसी भी सदन का सदस्य अगर लगातार संसद के प्रमुख यानी कि लोकसभा स्पीकर अगर लोकसभा का है तो, या फिर राज्यसभा का सभापति यानी कि आपका राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसके अनुपस्थिति, उसकी नॉलेज के बिना, ठीक है, उसको उसकी अनुमति के बिना या फिर उसके बिना उसको बताए अगर लगातार 60 दिन तक, लगातार 60 दिन का मतलब है भाई ये लगातार 60 दिन की बैठकें, जो भी 60 दिन की आपकी लगातार की जो आपकी कार्य प्रणाली रही है सदन की, उस कार्य प्रणाली के अंदर वो अनुपस्थित रहे यानी कि एब्सेंट रहता है, तो फिर उस केस के अंदर क्या होता है, उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, ठीक है, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। अगर मान के चलो कोई ऐसा सदस्य है जिसने बिना शपथ ग्रहण किए, ठीक है, जिसने सदन का सदस्य के रूप में बिना शपथ ग्रहण किए संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ठीक है, ऐसा कोई सदस्य बिना शपथ ग्रहण किए संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसने जितनी भी कार्यवाही, जितनी भी बैठक के अंदर भाग लिया है, उन सभी के अंदर जो वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग अगर उसने की है तो कोई भी उसकी वोटिंग मान्य नहीं होगी, सारी अमान्य होंगी। और उसने जितने दिन की कार्यवाही में भाग लिया है, जितने दिन तक उसने प्रेजेंट दिखाई है अपनी, प्रत्येक दिन 500 रुपये के हिसाब से क्या होगा, उसको फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात भी थोड़ी सी याद रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, याद रखिएगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भाई लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, उसकी चुनाव तिथि क्या होगी, भाई कब चुनेंगे उसके लोकसभा को सदस्य, तो लोकसभा की जो चुनाव की तिथि होती है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं होती। शपथ सिर्फ लोकसभा के सदस्य के रूप में दिलाई जाती है, ठीक है, शपथ सिर्फ लोकसभा के सदस्य के रूप में दिलाई जाती है, और वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है, अधिकृत व्यक्ति है, उसके द्वारा दिलाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहें, लाइक के अंदर कंजूसी ना बरतें, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयरिंग करते रहें, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अभी हमने आपका लोकसभा के सदस्य वाला कर लिया है, तो फिर देखते हैं क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं संघ शासित क्षेत्र भी, ठीक है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार का, आप इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकार को किस विधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समापन किया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। जो देशी नरेश थे इनके पास कुछ विशेषाधिकार हुआ करते थे, तो इनको 26वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1971 के अंदर, ठीक है। तो 26वां संशोधन अधिनियम था, ये कब हुआ था, 1971 में,
तो इसके द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के ऊपर संविधान सभा का गठन किया गया था। और आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई और इसके अंदर कौन कौन सदस्य थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप हमें, कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई और इसके अंदर कौन कौन सदस्य थे, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद आपका 15 कहाँ मिलता है? आपका भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, क्या दिए गए हैं यहाँ पे? मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार हमने लिए कहाँ से हैं? इसको याद कैसे रखोगे? अमेरिका से लिए गए हैं। देखो, एक तो मौलिक अधिकार हैं, इनका डाउट आपका थोड़ा सा डाउट रहता है। एक तो मौलिक अधिकार होते हैं, अधिकार, ठीक है, अधिकार, और एक होता है मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य देखो मौलिक दोनों में सेम रहेगा, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, इनमें डाउट होता है। मौलिक अधिकार, अधिकार का पहला अक्षर ए है। ठीक है, और अधिकार हमने कहाँ से लिए है? ए का मतलब यहाँ पे हम सोचेंगे अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका, यानी कि मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? ये रूस से लिए हैं, यानी कि सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है, तो हमने कर्तव्य कहाँ से लिए? सोवियत संघ से। तो इसको आप नहीं रखेंगे तो भी आपका वैसे याद हो जाएगा। इन दोनों में से एक याद रखना है आपको, इन दोनों में ही पजल होते हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। तो अधिकार के अंदर पहला अक्षर ए आता है और ए का मतलब होता है अमेरिका। ऐसे याद रखना है भाई आपको, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बाकी आपका पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए गलती होने के चांस थोड़ा सा कम रहते हैं, क्योंकि इंटरलिंक करके जब किसी चीज़ को पढ़ा जाता है ना, तो जब आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे एक दूसरी चीज़ को, कभी भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर ना ही तो कोई क्वेश्चन भूलोगे और हमेशा लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी आपकी रन करेगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है आपका। अगर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर चीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके देखो। मैं इसीलिए तो आपको इंटरलिंक करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरलिंक से क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक क्वेश्चन का आंसर देके चला जाऊंगा तो फिर क्या फायदा है? एक क्वेश्चन में से मैं कोशिश करता हूं आपको 3 से 4 से 5 से 2 जितने भी मेरे से क्वेश्चन बनते हैं, मैं अपने आप में उतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, उसी तरीके से आप भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करें, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल टिप्स के ऊपर लर्न होता जाए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की फिर टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सेशन को एक बार लाइक करते रहें, साथ के साथ में बोलना ना पड़े। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ये, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम, कब नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक है ये, सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसका जवाब देना है भाई, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ है जिसने सबसे कम कार्यकाल व्यतीत किया है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो एक कार्यकारी राष्ट्रपति ना हो। ठीक है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको पता है भाई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है। जैसे अगर राष्ट्रपति उस दौरान अपने इस्तीफा दे दे, या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उस दौरान क्या होता है, आपका एकदम से कार्यकारी राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं आपके कार्यकारी राष्ट्रपतियों में, अभी तक जैसे 3 कार्यकारी राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है आपका, जो जैसे वीवी गिरी हैं, ठीक है, एक आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह का आपने नाम सुना होगा, कोई बीडी जत्ती का नाम सुना होगा। ये क्या है, ये जो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में समय व्यतीत किया है। तो 3 मैंने नाम बताए हैं आपको सबसे पहला नाम बताया है मैंने मोहम्मद वीवी गिरी, उसके बाद है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और फिर बताया है बीडी जत्ती। ये 3 नाम को छोड़ के आप सबसे कम समय किसने व्यतीत किया है राष्ट्रपति के पद के ऊपर, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता है भारत के आपके 3य राष्ट्रपति थे, और ये आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, और इनका कार्यकाल जो था वो 1967 से 1969 के दौरान रहा था, और 1969 के अंदर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से इनका सबसे कम कार्यकाल माना जाता है। क्लियर है, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना होता है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर से सबसे अधिक समय किसने व्यतीत किया, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है कि सबसे अधिक समय
आपका ऐसा कौन सा हुआ था? तो जैसे आपके वीवी गिरी की अगर बात करें तो वीवी गिरी ने जो समय व्यतीत किया था, उन्होंने लगभग हम बात करें तो 8-10 महीने ही व्यतीत किए होंगे, आपके ज़्यादा लंबा समय व्यतीत नहीं किया था। हिदायतुल्लाह की अगर बात की जाए तो ये भी इनका भी कमी था। बीडी जत्ती का सबसे ज़्यादा कार्यकाल था आपका। बीडी जत्ती की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल व्यतीत किया था, 3-4 महीने, 8-9 महीने नहीं, 3-4 महीने का टाइम पीरियड था इनका सबसे पहले वाला का, यानी कि जो वीवी गिरी है इनका भी कमी था और सबसे ज़्यादा बीडी जत्ती का था। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के रूप में भी, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी आपको बता दिया है। अब आपको थोड़ा सा आई थिंक याद रह जाएगा भाई, सबसे कम समय अगर वैसे बोला जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। कार्यवाहक की अगर मैं बात करूं कम के अंदर कार्यवाहक का मैंने नहीं बताया शायद, तो इसका है न्यायमूर्ति थे ये, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। तो मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में इसमें क्या था भाई, ना ही तो हमारे राष्ट्रपति भी पद पे थे और ना ही उपराष्ट्रपति पद पे थे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि देश के अंदर राष्ट्रपति भी पद पे नहीं है और उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं है, तो उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो ऐसा एक बार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इन्होंने समय व्यतीत किया है, लगभग 1.5-2 महीना समय व्यतीत किया है इन्होंने। तो ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय रूप में इन्होंने बिताया है, सबसे कम समय के रूप में। और सबसे अधिक समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती, बप्पा धनप्पा जत्ती। बीडी जत्ती का पूरा नाम है बप्पा धनप्पा जत्ती, ठीक है। लगभग इन्होंने 5 महीने के आसपास कार्यकाल अपना पूरा किया है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है भाई? सेशन अच्छा लग रहा है? ठीक है। आप लोगों के जो कमेंट हैं वो कमेंट का मैं आपको रिटर्न में ही रिप्लाई करता रहूँगा, ठीक है, रिटर्न में, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसीलिए हम जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन के अंदर अभी आपकी त्रुटियां रहती हैं। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर आपके 1000 हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हमारा जो लाइव सेशन है वो हम आपको लाइव, मतलब एक अच्छे से लाइव आके देंगे। अभी तो जैसे आपकी ये क्वेश्चनिंग की क्लास है, फिर हम आपको लाइव डायरेक्ट आया करेंगे और थ्योरी क्लासेज प्रोवाइड करवाया करेंगे, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में करवाएंगे थ्योरी क्लासेज को। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का जो भाषाई आधार के ऊपर गठन किया गया था वो किया गया था 1956 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है राज्यों का। अगर सबसे पहला देखा जाए तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ था, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था भाषाई के आधार के ऊपर, ये आपका सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लिए किया गया था। अब आंध्र प्रदेश के लिए क्यों किया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया था, आमरण अनशन, ठीक है, और उसका नाम था, इसका नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब मैं सही प्रोनाउंसिएशन ना भी कर पाऊँ, राम लुल्लू इस तरह से नाम था, राम लुल्लू या राम उल्लू जो भी था, ठीक है। तो राम लुल्लू इस तरह से, राम उल्लू जो भी था, इसने 58 दिन का आमरण अनशन किया था और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते थे उस समय? प्रधानमंत्री होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो तेलुगु भाषाई राज्य थे, तेलुगु भाषाई का मतलब क्या है भाई, जैसे आंध्र प्रदेश था आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश को मतलब भाषा के आधार पर अलग से गठन कर दिया था, इसकी घोषणा कर दी थी, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो कब किया गया था, ये 1 अक्टूबर को किया गया था 1953 के अंदर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 के अंदर इसका गठन कर दिया गया था, भाषाई के आधार पर इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका जुलाई 1956 में पास हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे पता भाई क्वेश्चन में पूछा गया है ना भाई, भाषाई आधार पर गठन कब किया गया था, ये जुलाई 1956 में किया गया था। इसके पीछे की वजह क्या है, मैंने आपको वजह बता दी है भाई। तेलुगु भाषाई के लिए इन्होंने बहुत सारी जैसे समितियाँ बनाई थी, धर समिति बनाई थी, सीतारामैया समिति बनाई थी, या फिर एक जवाहर और सीतारामैया और पटेल समिति भी बनाई थी। तो ये सारी रिपोर्ट इन्होंने पेश कर दी थी, उन्होंने अलग अलग तरीके से गठन के लिए बताया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोगों के अंदर जैसे इकट्ठे होके, इनमें से एक ये श्री राम उल्लू भी थे, उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया था और उस अनशन के बाद, इसकी मृत्यु के बाद लोग भड़क गए थे। तो इसी वजह से क्या किया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाषाई आधार के ऊपर सबसे पहला राज्य गठन करने की घोषणा कर दी थी, ठीक है, 1953 के अंदर ही। उसके बाद है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा संविधान का हृदय बोला गया है। और इसके अंदर कौन सा अधिकार आता है? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब बिहार विधानसभा की बातें हो रही हैं तो देखो यहाँ पे बिहार की अगर हम बात करें तो 243 है, लेकिन आप जैसे किसी और राज्य से हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो हरियाणा में विधानसभा की आपकी 90 सीटें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको, जैसे आप कौन से राज्य से हैं तो आप अपने राज्यों की आप भी लिख सकते हैं विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे हम पंजाब की या फिर आसपास के, अगर हमारे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आई थिंक हिमाचल प्रदेश की 68 के आसपास हैं, 68 हैं। और पंजाब की जैसे हमारे यहाँ 90 है, तो पंजाब की सीधी सी बात है भाई, हरियाणा से तो ज़्यादा ही होंगी, तो 117 है पंजाब की आपकी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, जैसे हमने पूछा था बिहार की बताया था सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो सर्वाधिक जो सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की वो यूपी की हैं। यूपी की हर चीज़ में सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा की 430 है, ये क्वेश्चन 403 है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यूपी की विधान परिषद भी है यूपी के अंदर, तो विधान परिषद की यूपी के अंदर कितनी है, विधान परिषद के अंदर यूपी की वो भी सबसे ज़्यादा है, 99 है, सबसे ज़्यादा यूपी की ही है। ठीक है, 99। और सबसे ज़्यादा विधानसभा की भी यूपी की है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा यूपी की हैं, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा यूपी की हैं, कितनी हैं, 31 सीटें हैं। देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा यूपी के बारे में लिखेंगे भाई और छोड़ देते हैं। यूपी की 403 सीटें हैं विधानसभा। ठीक है, 99 सीटें हैं विधान परिषद। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। उसके बाद है आपकी राज्यसभा, 31 सीटें हैं राज्यसभा। तो सबसे ज़्यादा किसी भी तरीके से देखा जाए, चाहे वो राज्य विधानमंडल है चाहे वो आपका केंद्रीय विधानमंडल है, तो उन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है, यूपी की है। और यूपी के अंदर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। ठीक है, तो विधान परिषद का थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, तो आपको पता है भाई 6 राज्यों के अंदर अभी वर्तमान में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी, 7वां राज्य था, लेकिन उसके अंदर अभी नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनके अंदर विधान परिषद है, तो सबसे बड़ा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, यूपी है भाई एक तो। ठीक है, इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना के अंदर भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये भी याद रखेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला मैंने आपको बता ही दिया। एक है बिहार। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कौन को कितने हो गए आपके, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, और इसके अलावा बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, फिर कौन सा रह गया, एक और रह गया आई थिंक, एक और है, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर देते हैं, एक कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया था, कर्नाटक है एक, कर्नाटक के अंदर भी आपकी विधान परिषद है। तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं, कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर 7वां था, जम्मू कश्मीर के अंदर अब नहीं है। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेशन कैसा लग रहा है बताते रहें भाई, मैं इतनी डिटेल के अंदर ये चीज़ें करवा रहा हूँ। उसके बाद देखो, लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा, 2026 के अंदर किया जाएगा, क्योंकि 2001 के अंदर जब परिसीमन आयोग बैठा था तो उन्होंने कहा था कि अगले 25 वर्षों तक, ठीक है, अगले 25 वर्षों तक ये जो सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, यहीं रहेंगी। 2026 के अंदर बैठेगा, उस दौरान ही इन सीटों का जो भी है घटाया बढ़ाया जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था, 1987 के अंदर। उसके बाद है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहते हैं, महापौर। ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी, तो 14 ही ऐसे राष्ट्रीय दल थे जिनको मान्यता मिली थी। ठीक है, और सबसे बड़ा दल उसमें कौन सा था, कांग्रेस था। ठीक है, कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दूसरा भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI। ठीक है, CPI के नाम से जिसको जाना जाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय। विधानसभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो जब इस विधानसभा ने पारित किया था मूल संविधान के अंदर सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है
इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। 22 भागों का वर्णन मिलता है, 8 अनुसूचियों का और 395 अनुच्छेदों का। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगर वर्तमान की बातें करें तो यहाँ पे 445 के नियर अबाउट हैं और 8 की बजाय 12 अनुसूचियाँ हैं और भाग 22 के बजाय कितने हैं, 25 हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति है, थोड़ा सा आप इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है, आगे चलते जाएँ भाई। आपको सेशन ठीक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से हमें येस और नो करके बताएं कमेंट में। बताएं भाई एक बार जल्दी से, सेशन में जो करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ और आपको डिटेल में करवाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ कम करवाने की ज़रूरत है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से। कैसा लग रहा है एक बार जल्दी से बताएं, कमेंट करें एक बार। ओके ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है, तो भारतीय संसद को है। उसके बाद है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा अधिकार को लेके ये आपका आपातकाल के अंदर भी क्या करता है, ये अधिकार जो होते हैं आपके समाप्त नहीं होते, यानी कि मौलिक अधिकारों का अंदर आते हैं ये आपके। उसके बाद है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों, खानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था भाई। 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार। तो उसी दौरान जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखानों के अंदर काम करने के लिए मनाही की गई है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर किस प्रक्रिया का उल्लेख है, तो 368 के अंदर क्या है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और ये 368 कौन से भाग में आता है, भाग 20 के अंदर आता है आपका, भारतीय संविधान के भाग 20 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है, संघीय राज्य है। ठीक है, भारत क्या है, एक संघीय राज्य है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पूछा है तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इंपॉर्टेंट है ये भी। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे भाई, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मताधिकार के लिए जो है 61वां संविधान संशोधन 1988-89, ठीक है, 1988-89 के अंदर हुआ था ये 21वां संविधान संशोधन। इस दौरान क्या हुआ था, जो ये मताधिकार की आयु थी इसको क्या कर दिया गया था, इसको 21 वर्ष से घटाकर वापस 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है भाई आपको, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो बार बार बन जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो चुनाव मतदान की उम्र थी ना वो 21 वर्ष थी और इसको घटा के क्या कर दिया, इसके अंदर 18 वर्ष कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है, संसद के। तो संसद का कोई भी सदन है वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर बात हो तो फिर वो सबसे पहले कहाँ होगा, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के अंदर होगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में क्यों होगा, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसी वजह से वहाँ पर चलाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये है 1, 2, 3 के अंदर। अध्यादेश किसके अंदर पेश करता है, वो 1, 2, 3। ठीक है, और याद रखेंगे आप भाई 1, 2, 3 के अंदर कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो इन्हीं 3 शब्दों में राज्यपाल का भी है, यानी कि 2, 1, 3, तो इन्हीं शब्दों में क्या है, राज्यपाल का भी है। ये 2, 1, 3 के अनुसार क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किसको परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, वो परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि कोई ऐसा विधि है, ऐसा कोई कानून है जिसके तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों, तो उसके अंदर आप ये सलाह ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, तो भारत का जो अधिनियम था वो 1919 का था, तो ये याद रखेंगे। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष मैंने पहली वीडियो में भी पूछा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बातें कब की हैं, 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, अस्थायी
अध्यक्ष थे ये। और अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे उस समय, तो उस समय अस्थाई उपाध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड बेवेल, ठीक है, लॉर्ड बेवेल को। उसके बाद है नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 के अंदर, ठीक है, 1936 के अंदर बताया गया था ये। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 अधिकार प्राप्त है। मौलिक जो इसके अंदर एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त करके उसको क्या कर दिया गया है, 300 क के अंदर रख दिया गया है, ठीक है, उसको मौलिक अधिकारों से अब गायब कर दिया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी कि रीट जारी कर सकता है? तो न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों को लेकर 5 तरह की रीट जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 के अंदर है। तो अनुच्छेद 16 के अंदर समानता का जो अधिकार है उसी के अंदर आता है मौलिक कर्तव्यों के मौलिक अधिकारों के अंदर। तो मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उसमें आता है अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर 16 नंबर में, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 के अंदर आता है आपका लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान रूप से अवसर मिलेगा। इसी के अंदर जो आपका पिछड़ा आयोग है या फिर अनुसूचित जाति है जनजाति है उनको जो स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है वो भी 16 के भाग के अंदर ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसके ऊपर फाइनल चर्चा करता है पूर्ण रूप से। अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे संसद की पूरी, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, तो इनकी हमारी थ्योरी क्लासेज हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपकी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी वीडियोज़ हैं, जो आपकी थ्योरी वीडियो हैं, 8-9 लेक्चर आ चुके हैं आई थिंक, तो वो आप देख लें एक बार। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो सबसे पहले ये नागौर राजस्थान के अंदर हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ये नागौर राजस्थान के अंदर, याद रखेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जैसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष एक और है व्यक्ति जिसको दर्जा मिलता है, जो वो होता है विपक्षी दल का नेता, यानी कि जो विपक्ष की दल का नेता होता है उसको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी ऐसा ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल के अंदर हुआ था दल बदल विरोधी आपका विधेयक, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये कब हुआ था वैसे दल बदल? ये 52वां जो संविधान संशोधन था 1985 के अंदर, ठीक है, उस दौरान हुआ था। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 के अंदर। तो अनुच्छेद 50 के अंदर मिलता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं यहाँ पे महिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है उच्चतम न्यायालय की अभी तक, लेकिन सिर्फ न्यायाधीश जरूर बनी है, वो है फातिमा बीबी, ठीक है। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे 444 या 445 अनुच्छेद हैं आपके, और आपकी अनुसूचियां 12 हैं और भाग कितने हैं? 25 हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। और ये संविधान की प्रस्तावना कौन से संशोधन के तहत की गई थी? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अगर आपने देखी होगी सेकंड वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्या क्या कार्य किए गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल के अंदर होती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। उसी तरीके से राज्यपाल के अंदर राज्य की कार्यपालिका किस में होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार होने थे 389, ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के ऊपर। आज का क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना है जो आपकी 1940 के अंदर आई थी, इसके बारे में पूछा गया है भाई इसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है, और कब आई थी ये बताना है आपको। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो ये मिली थी 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया यही दो नाम हैं। हिंदुस्तान है जैसे आर्यवर्त है, तो ये आपके भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं है।
भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी होता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 के अंदर मिलता है। ठीक है, वो संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए भाग ले सकता है। उसको बोलने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन मत का अधिकार नहीं होता भाई। जो आपका ये महान्यायवादी होता है, इसको मत का अधिकार नहीं होता संसद की किसी भी कार्यवाही में, सिर्फ बोलने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस विधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? मैंने अभी बताया था आपको, 42वां संशोधन के तहत, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। उसके बाद है आपको अस्पृश्यता या छुआछूत से रिलेटेड जो आपका संविधान के अंदर वर्णन मिलता है, वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था। ये जो आपकी छुआछूत यानी कि जो बीमारियां थी, ये जो आपकी कुरीतियाँ बनाई गई थी समाज के अंदर, तो इन कुरीतियों को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वर्णन मिलता है। उसके बाद है संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, 131 के अंतर्गत। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आपको सेशन पूरा का पूरा सेशन कैसे लगा है, एक बार हमें जल्दी से बताएं भाई। आज का जो सेशन है उसका आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं क्या लगा, कैसे लगा, और आप अपनी सजेशन या कोई भी राय देना चाहते हैं तो वो एक बार जल्दी से आप कमेंट के अंदर बताएं। हम आपके जो भी कमेंट होंगे उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे की वीडियो के अंदर हम वर्णन भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा था, कैसा लगा, और इसके अंदर आपको कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सारे के सारे सेशन जो हैं वो आपने हमारे साथ लाइव सेशन के दौरान शामिल किए हैं। भाई कौन कौन जुड़ पाए हैं हमारे साथ तीनों सेशन के अंदर, और जल्दी से बताएं जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका कमेंट है। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे थ्योरी क्लासेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपने लाइक किया, वीडियो को शेयर किया, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें, आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।